नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस आप बैंकर साथी चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 3 की यूनिट 40, जिसका नाम है मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं। तो शुरू करते हैं साथियों। कॉन्ट्रैक्ट जो होता है साथियों, एक एग्रीमेंट होता है जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। तो इसकी दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला हो गया एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन। एक एग्रीमेंट होना चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। दूसरा, इसको इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कानून के तहत इसको पालन लागू किया जा सकता हो। फ्री कंसेंट चाहिए, सभी पार्टी जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी फ्री कंसेंट होना चाहिए। किसी तरह के दबाव में या डर से, भय से वो कॉन्ट्रैक्ट ना कर रही हो, फ्री कंसेंट हो। लॉफुल कंसिडरेशन हो कि दोनों को कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट या कुछ ना कुछ उनका कंसिडरेशन उसमें हो कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो आप उसके बदले में ऐसा करेंगे, कंसिडरेशन होता है, वो होना चाहिए। इट इज़ मेड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, जैसे चोरी डकैती, दो चोर मिलके आपस में कहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, चोरी करेंगे और इतना आधा आधा माल बांटेंगे, तो वो एग्रीमेंट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनका। इट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड एज वॉइड एक्सप्रेसिवली इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसको वॉइड करार दिया गया हो। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो वॉइड नहीं होना चाहिए। तो इसे हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को मिला सकते हैं एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, जो है मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। अब सारे जो एग्रीमेंट हुए, एग्रीमेंट तो होगा ही, कॉन्ट्रैक्ट की अगर होना है तो एग्रीमेंट तो मस्ट है, एग्रीमेंट तो पहले होना ही चाहिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में। अब अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तब तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उस केस में वो केवल एग्रीमेंट ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसीलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट तो होंगे ही, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है एग्रीमेंट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। की कंपोनेंट्स इसके क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट के? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो इसमें यह है कि पहले अगर कोई एक पर्सन है जो कोई सेकंड पर्सन को एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस कोई काम करने की, या फिर कोई पर्टिकुलर काम ऐसा जो ना करने की, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, दोनों ही केस में विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसेंट। दूसरे जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी ये विलिंगनेस, उसको उसकी कंसेंट लेने के ऑब्जेक्टिव से अगर ये एक्सप्रेस करता है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। उस केस में वो समझ लीजिए प्रपोजल एक दे रहा है, बना रहा है। अब उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जा सकता है सामने वाली पार्टी के द्वारा, सेकंड पर्सन के द्वारा, या फिर उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। अगर जिसको प्रपोजल दिया गया है अगर वो अपनी एसेंट देता है, अपनी कंसेंट देता है, सहमति जारी करता है कि हाँ ठीक है, आपने जो विलिंगनेस शो करी है, जो प्रपोजल मुझे दिया है, उस पर मैं अपनी कंसेंट देता हूँ, यानी कि मैं उससे सहमत हूँ, उस केस में हम कहते हैं कि प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है अदर पर्सन के द्वारा। अब प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो जाता है, उस केस में उसको हम प्रॉमिस कहते हैं। और जो प्रॉमिस करता है, जो प्रपोजल पहले प्रपोज करता है, उसको कहते हैं प्रॉमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया होता है वो प्रपोजल, उसको हम प्रॉमिसी कहते हैं।
देयर मस्ट बी अ लॉफुल प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड द अदर पार्टी मस्ट एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो लॉफुल प्रपोजल होना चाहिए, एक पार्टी उस प्रपोजल को बना कहेगी, दूसरी पार्टी उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगी। वाइल एन एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। अब एग्रीमेंट साथियों ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लॉज ऐसे हैं जहाँ पे रिटन एग्रीमेंट की ही ज़रूरत होती है, वहाँ पे ओरल जो एग्रीमेंट है उनको नहीं माना जाता है। तो जहाँ पे जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मॉर्टगेज के केस हैं, या कोई सेल का केस है, लीज़ का केस है, उस केस में ओरल जो है एग्रीमेंट जो है उसको नहीं माना जाता है। कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी जो है इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, लॉ के तहत उसको वैलिड नहीं माना जाता है। उस केस में जो एग्रीमेंट है वो रिटन ही होना चाहिए। कंसिडरेशन साथियों किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कंसिडरेशन को कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज और abstained फ्रॉम डूइंग और promises टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो सिंपली समझते हैं, कोई अगर प्रपोज़ल दिया गया है, प्रोमिसर के द्वारा कोई प्रपोज़ल दिया गया है और प्रोमिसी उसको मान के उस पर अपनी सहमति व्यक्त करने के बाद में किसी काम को करता है या फिर किसी काम को करने से रोक दिया जाता है, अब उस पर प्रपोज़ल की सहमति के आधार पे किसी काम को करता है या तो वो, या फिर किसी काम को नहीं करता है, दोनों ही केस में उसको हम कंसिडरेशन मानेंगे। फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, तभी हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। किसी भी तरह के दबाव में, भय में अगर कोई जो पार्टी है वो सहमति अपनी देती है, उस केस में उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन द पार्टीज एग्री टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एक ही काम के लिए एग्री हो और सेम सेंस में हो, कहीं ऐसा ना हो कि जो कहने वाला है वो कुछ और कह रहा है और यानी कि प्रॉमिसर ने जो प्रपोज़ल दिया है वो कुछ और है, कुछ वर्डिंग्स ऐसी हैं कि जो प्रॉमिसी है उसको उस सेंस में नहीं समझ पाया है, वो उसको दूसरे सेंस में समझ रहा है, तो उस केस में भी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। फ्री कंसेंट उस केस में नहीं मानी जाएगी। फ्री कंसेंट तभी है जब जो प्रॉमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है उसी सेंस में प्रॉमिसी भी उस पर अपनी कंसेंट दे। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट साथियों, सेक्शन 11 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहाँ पे डिफाइन बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो भी पर्सन जिसने एज मेजॉरिटी की अटेन कर ली है, यानी कि मेजॉरिटी की एज हमारे यहाँ 18 साल है इंडिया में, तो 18 साल की एज उसने पार कर ली है, साउंड माइंड है यानी कि ल्यूनेट नहीं है, मेंटली साउंड है, पागल दिवालिया नहीं है, या फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट, या किसी कानून के तहत उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब माइनर के केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, क्योंकि माइनर जो है, जिस माइनर को डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन है जिसकी एज 18 साल से कम है वो माइनर है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है एज पर सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और जहाँ पे गार्जियन अपॉइंट किया गया है उस केस में टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी कि पर्सन के लिए या प्रॉपर्टी के लिए माइनर के नाम पे है, वहाँ पे गार्जियन अगर अपॉइंट किया गया है कोर्ट के द्वारा, उस केस में जो मेजॉरिटी की एज है वो 18 साल नहीं होगी, उस केस में उसकी एज जो है उसको हम मेजर मानेंगे जब उसकी एज 21 साल हो जाएगी। और माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। An agreement made by minor is void ab initio।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एन एग्रीमेंट मेड बाय माइनर इज़ वॉइड अब इनिशियो। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी दिन से वो वॉइड है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, यानी कि उसको कोर्ट, अगर कोर्ट में जाता है कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर ने किया है, तो कोर्ट ये मानेगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ ही नहीं था। वाइड अब इनिशियो मतलब जो कभी हुआ ही ना हो, इस तरह से उसको माना जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।